गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम जो है बात करेंगे यहाँ पर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है यहाँ पर। और इसमें हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लोअर डेंसिटी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर इज ए कंप्रेसिबल, सरफेस टेंशन, वाटर एक्सपेंशन एंड डेंसिटी। ठीक है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं सारे पॉइंट्स को कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो होती है कि जब हम किसी लिक्विड को यदि अगर गैस में कन्वर्ट करें या वेपर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसके लिए जितनी एनर्जी या जितनी हीट की हमें आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आए बात? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। अब एक रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वाटर की, वो होती है 44 किलो जूल पर मोल। ठीक है। कितनी होती है? 44 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है ये हमारे लिए, हमारे जो प्लांट होते हैं उनके लिए किस तरह से उपयोगी है। तो क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है वो प्लांट क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और यही वाटर वेपर के रूप में जो होता है सरफेस से बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये क्यों निकलता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा निकलता है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। कौन सा प्रोसीजर होता है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो लिक्विड वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जो सन एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जब इसके ऊपर गिरता है तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, मतलब हीट ज़्यादा बनती है। तो उस हीट की वजह से जो लिक्विड होता है वो वेपर के अंदर, लिक्विड वाटर जो होता है प्लांट सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है, यहाँ से लीफ के ऊपर से ये वेपोराइज होना शुरू होता है। ठीक है। तो ये जो वेपोराइजेशन हो रहा है ये कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए 44 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो हीट निकल रही है, क्यों निकल रही है यहाँ, मतलब हीट की वजह से ये वेपर क्यों निकल रही है? ये वेपर इसलिए निकल रही है ताकि प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। जैसे हमें पसीना आता है, हमें पसीना क्यों आता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें पसीना आता है। और उसी पसीने की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है गर्मी के दिनों में। ठीक है। तो उसी प्रकार से प्लांट भी क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वेपोराइजेशन करते हैं। तो जो वाटर होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है या लो होता है, तो दूसरे जो लिक्विड होते हैं उनकी अपेक्षा ये कैसा होता है, हाई होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट मोलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड फेज and move them into the gas phase at constant temperature, a process that occur during transpiration। ठीक है। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फेज होती है वाटर की, उस फेज से मूविंग फेज में, मतलब गैस फेज में वाटर के मॉलिक्यूल को बदलने के लिए या वाटर के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। क्योंकि जो वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल हमें पता है कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर मेन काम क्या किया जा रहा है, मेन काम किया जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से जो वाटर के मॉलिक्यूल हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस वाटर फेज को लिक्विड फेज को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सीधी सीधी बात है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर के लिक्विड फॉर्म को वाटर की गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है। फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब भी वाटर को हम हीट देंगे तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 44 किलो जूल पर मोल के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 44 किलो जूल पर मोल, द हाईएस्ट वैल्यू नोन फॉर एनी लिक्विड, जो कि दूसरे जो ज्ञात लिक्विड है हमारे उनसे ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो वाटर की क्या होती है, ज़्यादा होती है दूसरे जो लिक्विड होते हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको दे दिया जाए वाटर, ठीक है, और इधर कोई दूसरा लिक्विड दे दिया जाए एनी लिक्विड, तो आप ये कहेंगे कि वाटर का जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एनर्जी क्या काम आती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उनको तोड़ने में काम आते हैं। ठीक है, द हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इनेबल प्लांट टू कूल देमसेल्फ, क्या करती है ये, जब ये वाटर जैसे ये लिक्विड फॉर्म से यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ वाटर और सर एनर्जी के थ्रू ये वेपोराइज हो रहा है, तो ये वापस से पत्ती के ऊपर आकर जमता है और पत्ती को क्या देता है, ठंडक देता है, जिससे हमारे पसीना निकलता है शरीर से, बॉडी से पसीना जिसे निकलता है, वाटर वेपोराइज होता है, तो वो हमें क्या करता है, ठंडा करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वो जो पौधे होते हैं, पौधों में ये क्या करता है, कूल करता है उनको। ठीक है, बाई इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस, जो वाटर होता है लीफ सरफेस से जो इवेपोरेट होता है उसकी वजह से। ठीक है, विच आर प्रोन टू हीट अप बिकॉज ऑफ द रेडियंट इनपुट, रेडियंट इनपुट का मतलब है यहाँ पर सूर्य से जो आने वाला जो प्रकाश है उसकी वजह से यहाँ पर हीट की अधिकता हो रही है, प्रोन का मतलब होता है अधिकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट की अधिकता हो रही है उसके कारण रेडियंट इनपुट का मतलब है यहाँ पर सूर्य, रेडियंट जो एनर्जी होती है वो सूर्य की ऊर्जा को रेडियंट एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो जो रेडियंट इनपुट मिल रहा है सूर्य से, जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को जो रेडिएशन आ रहा है, रेडियंट का मतलब रेडिएशन, जो रेडिएशन सूर्य से मिल रहा है उसकी वजह से जो लीफ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका ताप बढ़ रहा है, उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है। तो इस ऊष्मा की उत्पत्ति की वजह से, क्योंकि यहाँ ये सीधी किस पे पड़ रही है, प्लांट की लीफ पर पड़ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है और उस हीट की वजह से जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है लीफ के अंदर वो इवेपोरेट हो रहा है। समझ में आया बात। ट्रांसपिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, तो ये जो हीट वेपोराइट हो रही है ये इस प्लांट का क्या कर रही है, टेम्परेचर का रेगुलेशन कर रही है। किसका रेगुलेशन कर रही है, टेम्परेचर का रेगुलेशन कर रही है। समझ में आए, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तीन चीजें याद रखनी है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, और वो कितनी होती है, 44 किलो जूल पर ग्राम पर मोल के हिसाब से होती है। ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये चीज और ज्यादा ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखनी है यहाँ पर कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो इसका क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या काम आती है, क्यों काम आती है, तो प्लांट के कंसर्न में आपको ये सारी चीज लिखनी है। ठीक है, चलिए, वाटर हैज लोअर डेंसिटी ऑन फ्रीजिंग, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसके पास लोअर डेंसिटी होती है, मतलब बर्फ जो होता है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, लोअर होती है, कम होती है, जबकि जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब डेंसिटी जो होती है वो वास्तव में होती क्या है, तो डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी एक तरीके का एक फिजिकल यूनिट है, फिजिक्स की यूनिट है, जिसे हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू एम अपॉन वी, इसे कहा जाता है डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी जो होती है वो किसी निश्चित वॉल्यूम पर उस पदार्थ का या उस सबस्टेंस का मास होता है। ठीक है ना, मास होता है। तो डेंसिटी कहने का मतलब है डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास ए मटेरियल हैज ए गिवन वॉल्यूम, आपको दिया गया जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम पर जो उस पदार्थ का मास होगा उसे कहेंगे हम डेंसिटी। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि किसी रॉक की बात करते हैं, चट्टान की बात करते हैं, तो चट्टान की डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि चट्टान की डेंसिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, उसकी जो धूल है उसके जो धूल है उसके बनिस्बत चट्टान की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी,
क्योंकि छोटी छोटी धूल जो होगी, छोटी छोटी धूल है, मान लो 1 किलो धूल है, और 1 किलो धूल को आप ऐसे छोटे छोटे कणों में बांट दोगे तो उसमें डेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर वही चट्टान के फॉर्म में होगी, चट्टान के फॉर्म में होगी तो वो एक छोटी सी होगी। जैसे कि एक छोटा सा बाट होता है हमारे पास में, आपने देखा होगा सब्जी वाला जो होता है वो क्या करता है कि जो पत्थर का एक बाट लेता है, क्या लेता है, पत्थर का बाट लेता है, और उसी पत्थर के बाट के बराबर की अगर आप धूल का ढेर इकट्ठा करोगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। जबकि जबकि जो पत्थर का बाट है वो क्या होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम है यहाँ पर, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, या मास और वॉल्यूम का अनुपात, या दिए गए वॉल्यूम पर दिए गए, देखो ध्यान से समझना है इसको कि डेंसिटी किसे बोलते हैं। मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ इसको, दिए गए वॉल्यूम, ठीक है, दिए गए आयतन, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। दिए गए आयतन पर किसी भी सबस्टेंस का जो है मास, मास यानी कि उसका भार, दिए गए वॉल्यूम पर एक निश्चित आयतन दिया गया है, और उस निश्चित आयतन पर उस पदार्थ का जो भार होता है वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का वजन मान लेते हैं कि 50 ग्राम है, 50 ग्राम का वाट है, और 50 ग्राम ही आपने क्या की है, यहाँ पर धूल इकट्ठी की है। तो यहाँ हम देखेंगे तो वॉल्यूम तो दिया, वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है, वॉल्यूम इस धूल का ज्यादा है। ठीक है, तो दिया गया वॉल्यूम है, और दिए गए वॉल्यूम पर दोनों का भार तो बराबर है, भार मास क्या है इसका बराबर है, मास इसका भी बराबर है। अब इतनी बड़ी, इतनी सारी धूल की अपेक्षा अगर हम इतना छोटा बाट लेंगे, ठीक है, तो इस छोटे बाट का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की अगर हम धूल लेंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत कम आएगी, ये डेंसिटी रहेगी इसकी। ठीक है ना, ये इतनी सी डेंसिटी रहेगी। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इस भार की ज्यादा है, जबकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही कम है। समझ में आए बात। इसी तरह से एक चीनी का कप होता है, चीनी का कप ले लो आप, ठीक है, एक चीनी का कप ले लो, और एक जो थर्मोप्लास्टिक का एक कप आता है, प्लास्टिक का कप ले लो। दोनों का भार अगर आप देखोगे, दोनों का क्या देखोगे, भार देखोगे, तो वॉल्यूम तो दोनों का समान है, वॉल्यूम तो दोनों का समान है, लेकिन दोनों का भार कम है। एक चीनी का जो चीनी मिट्टी का बना हुआ जो कप है उसका भार ज्यादा है, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ या प्लास्टिक से बना हुआ जो कप है उसका भार क्या है, कम है। प्लास्टिक से बना हुआ जो भार है उसका भार क्या है, कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी चीनी की ज्यादा है। ठीक है ना, वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है, दोनों में चाय जो होगी वो बराबर आएगी, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम बराबर है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास क्या है, बराबर लिया हमने, 500 ग्राम हमने बांट लिया, और 500 ग्राम ही हमने क्या लिया था, यहाँ पर धूल ली थी, है ना, मिट्टी ली थी। तो मिट्टी का जो वॉल्यूम था वो ज्यादा था, मिट्टी का वॉल्यूम ज्यादा था, इसलिए हमने कहा कि जो मास दोनों का बराबर है, तो इसलिए हमने कहा कि घनत्व किसका ज्यादा है, मिट्टी का, चीन इसका बाट जो पत्थर है उसका ज्यादा है। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम बराबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम बराबर ले रहे हैं, लेकिन जो भार है, मास जो है वो ये मान लेते हैं कि 50 ग्राम का है और ये 2 ग्राम का है, तो यहाँ पर जो भार है वो कम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीनी मिट्टी है इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। फिजिक्स को आपको पढ़े हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा दिमाग में ना आए, फिर भी बात को ध्यान से समझना है। तो डेंसिटी उसे कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, ये फिजिक्स के टर्म है। अब हम इसी को वाटर के कंसेप्ट में समझते हैं। दो चीजें मैंने बता दी आपको कि डेंस का मतलब होता है घना, डेंस का मतलब क्या है, घना। देखो जैसे आटा है, चलो अब आटा, गुथा हुआ आटा और पानी जो सूखा आटा है, दोनों की बात करते हैं। एक तो गुथा आटा है, एक तो गुथा आटा है और एक सूखा आटा है, ये समझ लो आप। तो इस चीज को समझ लो, इसको छोड़ो, जो मैंने चट्टान बताई इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, आपने यहाँ 100 ग्राम गुथा हुआ आटा लिया और 100 ग्राम ही सूखा आटा लिया है। ठीक है ना, 100 ग्राम सूखा आटा और 100 ग्राम गुथा हुआ आटा लिया है। अब जो 100 ग्राम सूखा आटा है उसका घनत्व ज्यादा है कि 100 ग्राम गुथे हुए आटे का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो जो गुथ गया ना, जो गुथ गया वो डेंस हो गया, जो गुथ गया वो क्या हो गया, डेंस हो गया। अब इनका जो मास है, इसका मास और इसका मास, दोनों का मास क्या है, बराबर है, मास तो बराबर है।
ठीक है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि घनत्व किसका ज्यादा है, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा गुथे आटे का, ठीक है ना। घनत्व ज्यादा किसका होगा, गुथे हुए आटे का ज्यादा होगा। जबकि सूखा आटा क्या होगा, सूखे आटे का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। इसका वॉल्यूम तो कम है, आयतन कम है, क्योंकि सूखा आटा 100 ग्राम सूखा आटा जो है आपकी थाली के अंदर पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और जबकि गुथा हुआ आटा जो है वो थोड़े से पार्ट में ही फैला हुआ है, जैसे कि ये 2 थालियां हैं आपके पास में, तो सूखा हुआ आटा तो यहाँ पर इस तरह फैला हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और इसको आपने जब गूंथ दिया तो ये छोटी सी एक पिंडी के रूप में आ गया यहाँ पर। तो छोटे से पिंडी के रूप में आने की वजह से इसका जो घनत्व है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो घट गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी गुथे हुए आटे की, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप इसको लेके रख लो। देखो, इसमें हमने कहा कि मास कितना है, मास है मान लो 100 ग्राम, मास कितना लिया हमने, 100 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम इसका कितना है, मान लो इसका वॉल्यूम है, यहाँ इसका कितना भाग है, 10 पार्ट है, इसका 10 पार्ट है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है, देखो इसका भार हमने लिया कितना, भार लिया हमने इसका 100 ग्राम, इसका भी हमने 100 ग्राम लिया। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है, इसका टोटल 100% पार्ट हो गया, तो ये टोटल 100% पार्ट। तो इसको जब हम 10 से भाग देंगे तो इसका डेंसिटी कितनी आएगी, 10 आएगी। और जब हम इसको भाग देंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सबसे ज्यादा घना कौन हुआ, 10, 10 वाला। तो समझ में आ गई बात कि जो घनत्व होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैं फिजिक्स नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी किसे बोलते हो, ठीक है ना। यहाँ मुझे फिजिक्स समझाने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम डेंसिटी किसे बोलते हैं, घनत्व को बोलते हैं। अब घनत्व होता क्या है, उसको फील करने का तरीका है ये कि ये चीज घनी है, यानी कि इसका घनत्व है। जो चीज घनी नहीं है, ठीक है ना, उसका घनत्व कम है, ठीक है। जैसे ये घना हुआ नहीं है, हमारा जो आटा है ये घना नहीं है, तो इसका मतलब इसका घनत्व कम है। और जो घन गया मतलब जुड़ गया है, पार्टिकल जो है उसके पास पास आ गए, डेंस हो गया, सघन हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, अधिक डेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाटर का जस्ट उल्टा होता है, वाटर जस्ट उल्टा है, वाटर में लोअर डेंसिटी होती है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें क्या करते हैं, सब गलती करते हैं। क्योंकि जैसे घनत्व की बात आती है, घनत्व को घना समझकर, तो भाई जैसे वाटर है, वाटर तो फैला हुआ है। अब जो बर्फ है जब वो फ्रीज होगी तो फिर वो तो सघन हो गई, सघन हो गई तो फिर इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये वाटर के लिए जस्ट उल्टा होता है। क्यों होता है उसको समझते हैं कि वाटर के लिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो वाटर के लिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेंसिटी होती है ये वाटर के लिए इतनी ऐसी क्यों होती है ना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तब तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है सारी चीजों पर तो फिर आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है ना, बहुत ध्यान समझने की चीज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिश्रण है ये, है ना। ये जो पेपर पढ़ रहे हो आप, इसमें तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी फिजिक्स भी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, और थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी आनी चाहिए। ये तीनों का मिश्रण है, और तीनों को जिसने समझ लिया उसने पूरी बायोकेमिस्ट्री को समझ लिया। और CSIR नेट की जान होती है, CSIR नेट की क्या होती है, जान होती है, उसकी लाइफ है ये, ठीक है ना। CSIR नेट को क्लियर करने का सबसे बड़ा फंडा है बायोकेमिस्ट्री को समझना। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री समझ ली तो सारी चीजें समझ ली, मोलिकुलर लेवल तक की चीजें आप समझते चले जाओगे। अब समझो, देखो वाटर हैज लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी क्यों होती है, देखो जब हम क्या करते हैं कि आप 100 ग्राम बर्फ, 100 ग्राम वाटर ले लो, 100 ग्राम क्या ले लो, वाटर ले लो। जब हम 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं और 100 ग्राम बर्फ लेते हैं, 100 ग्राम क्या लेते हैं, बर्फ लेते हैं। तो जो 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम बर्फ को अगर आप किसी वॉल्यूम के अंदर डालोगे, 100 ग्राम वाटर ले लिया आपने, तो वाटर तो इसके अंदर फिल हो जाएगा, लेकिन जो बर्फ का टुकड़ा है वो ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा। वाटर तो हाफ एरिया में आ जाएगा। ये कप है, इसके अंदर आपने 1 लीटर का कप है, ये भी 1 लीटर का कप मान लेते हैं। 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर, और 100 ग्राम क्या लिया आपने, आइस लिया। तो 100 ग्राम वाटर तो छोटे से वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, लेकिन 100 ग्राम बर्फ जो होगी ना वो काफी सारा वॉल्यूम जो है वो ग्रहण करेगी। तो वॉल्यूम का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से
वॉल्यूम का अमाउंट क्या है, ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर m का मान 100 है और वॉल्यूम का मान 110 है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर वॉल्यूम का मान मास का मान मतलब जो मास है, सॉरी, मास का मान जो है वो कितना है, 100 है, और वॉल्यूम का मान कितना है, 10 है, तो डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 होगा, नहीं होगा। और इसको मान लो आप, इसको मान लो आप 1000 मान लो, चलो 1000 पार्ट में आ रहा है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा ना, समझ में आया। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो अपने आप ही मास मास इक्वल हो, मास इक्वल हो और वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पर वही कहानी है कि जब हम बर्फ को जमा देते हैं, बर्फ को जमा देते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। बर्फ को जब हम जमाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, उसकी घटती है। जबकि जो लिक्विड वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण होता है कि जो बर्फ होती है, कम सघन होने के कारण से, कम डेंसिटी होने की वजह से पानी के ऊपर तैरती रहती है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती ना तो बर्फ पानी के नीचे डूब जाती। बर्फ का जो आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग सुना होगा नाम आपने। आइसबर्ग जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, ऐसे तैरते रहते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग होते हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बर्फ की चट्टानें। वो बर्फ की चट्टानें क्या होती है, समुद्र की सतह के ऊपर तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है वो, इसीलिए तैरती रहती है कि उसका जो मास होता है, उसका जो मास होता है वो उसके वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, इसलिए वो कम सघन होती है, कम मतलब कम डेंस होती है, यानी कि उसकी डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है। ठीक, तो कहने का मतलब है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तब तक तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है वाटर की, क्योंकि इस फॉर्म में, इस टेम्परेचर पर वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, बट बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है, वैसे वैसे वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, आइस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। किसके अंदर, आइस के अंदर। तो जब ये आइस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है तो इसकी डेंसिटी घटने लग जाती है, तो ये लेस डेंस हो जाता है, यानी कि डेंसिटी इसकी घटने लग जाती है। बिकॉज दे प्लेस्ड ए पार्ट बिकॉज ऑफ इट, सो आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। तो आइस जो होती है वो लिक्विड वाटर से कम डेंस होती है। ठीक है ना, and float on surface water. Surface ice included the underwater film freezing and protect the aquatic life. ठीक है, क्या काम है इस चीज का, वाटर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वाटर की इसलिए अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है कि ये जो बर्फ होती है इसका डेंसिटी कम होने की वजह से ये सतह के ऊपर तैरती रहती है। बर्फ जो है सतह के ऊपर तैरती रहती है वाटर के अंदर। इसकी वजह से वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो जलीय जीव है वो जीवित रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और बर्फ जो है नीचे तली में बैठ जाती तो जितने भी जीव होते वाटर के अंदर, वाटर लाइफ के अंदर, वो सारे के सारे मर गए होते। क्योंकि आपको पता है जब यूवुलेशन हुआ था तो आइस एज भी आया था। आइस एज का मतलब है कि हिमयुग, आइस एज को हम क्या बोलते हैं, हिमयुग आया था। उस हिमयुग में इतनी बर्फ थी धरती के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन फिर भी जो जल के अंदर रहने वाले जो जीव थे वो जीवित रह पाए। तो वो इसीलिए जीवित रह पाए कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी लो होती है और वो ऊपर सरफेस पर तैरता रहता है, जिससे नीचे अंडर वाटर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो इम्बेलेंस नहीं होती इसकी वजह से। इसलिए इसकी डेंसिटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यह चीज याद रखनी है आपको कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। किस पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर। जबकि लिक्विड फॉर्म में वो डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे उतरते हैं और वाटर जो है आइस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, जो लिक्विड वाटर होता है वो लिक्विड, वो आइस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, तो उस समय इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती हुई चली जाती है।
ठीक है, 3 उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं कि डेंसिटी को आप किस तरह से फील कर सकते हो। अब ये मत समझना कि सर ये तो जो है डेंस हो रहा है, मतलब सघन हो रहा है, तो इसकी तो डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि डेंसिटी तो ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मास तो वही रहता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उसका भी एक रीजन है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। लिक्विड में तो वो टूटते बनते रहते हैं, टूटते हैं बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और एक क्रिस्टल यानी कि जालक जैसी संरचना बन जाती है। इसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, लो, और वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इतना सा याद रख सकते हैं हम कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और कब कम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर, जब हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर लेके जाते हैं तब इसकी डेंसिटी घटना शुरू हो जाती है। बस ये ध्यान रखना, इतनी सी बात अगर ध्यान रखते हो बहुत काम की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था कि जो वाटर होता है उस वाटर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पोल बनाता है। ठीक है ना, 2 पोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये नेगेटिव पोल होता है और ये पॉजिटिव पोल होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर डाई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो दिस अपोजेज द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज ऑफ आयन। ये क्या करता है, 2 अलग अलग आवेश वाले जो आयन होते हैं वो इसके पास होते हैं। 2 अलग अलग आवेश वाले आयन जो होते हैं वो इसके पास होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर एक्ट एज पावरफुल सॉल्वेंट। इसी के कारण जो है वाटर क्या है, एक पावरफुल सॉल्वेंट होता है। क्योंकि जब भी हम इसके अंदर कोई भी आयोनाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, साल्ट, ये जब इसके अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो ये उनके साथ में बॉन्ड बना लेगा, मतलब उनके साथ में ये जुड़ जाएगा। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ में आकर्षित करेगा। फॉर साल्ट एंड मेनी नॉन आयोनाइजेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, ये क्या है, आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल के लिए पावरफुल सॉल्वेंट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये डाइलेक्ट्रिक पोल का फॉर्मेशन करता है, इसे ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जब हम वाटर के ऊपर तनाव देते हैं, इस तरह से दबाव डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक बीकर के अंदर पानी भर लीजिए और उसके ऊपर एक पिस्टन के द्वारा, एक पिस्टन ले लीजिए और उस पिस्टन के द्वारा आप क्या करें कि इसके ऊपर दबाव डालें, तो ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है ना, ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आप इसके ऊपर भार भी लगाओगे, सबसे ज़्यादा प्रेशर भी लगाओगे, तब भी ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा, यानी कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, और यही कारण होता है कि जब भी किसी सेल के ऊपर कोई प्रेशर, दबाव, जैसे एनवायरनमेंट का प्रेशर है जिसको हम एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, तो ये वायुमंडलीय दाब को भी हमारी जो कोशिका होती है वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है ना, तो ये जो प्रेशर होता है, या जो कंप्रेशन लगता है इसके ऊपर, इसको टॉलरेट करने की क्षमता सेल के अंदर किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर भरा हुआ कितना है, 80%। 80% वाटर है सेल के अंदर, जैसे अमीबाइक कोशिका है, और अमीबाइक कोशिका के ऊपर आप बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा दूसरे प्रेशर भी अप्लाई करोगे तब भी इस कोशिका के ऊपर इतना दबाव नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक प्रकार से सुरक्षा का काम करता है। वाटर की ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकम्प्रेसिबल वाली, ये हमारे लिए एक सुरक्षात्मक कार्य कर रही है। ठीक है, तो जब भी हम ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी चले जाते हैं, जैसे कि मान लो आप गहराई के अंदर उतर गए, गहराई के अंदर लोग उतरते हैं कुएं के अंदर, जो गहरे खुदे हुए कुएं होते हैं वहां पर जब नीचे चलते हैं तो वहां पर भी जो दबाव होता है वो बढ़ता है। इसी तरह से जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहां पर भी दबाव बढ़ता है।
अगर वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमारा शरीर हल्के से प्रेशर में एक एटमॉस्फेयर प्रेशर से अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ता, क्योंकि बहुत सी बार दबाव बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका मान बढ़ता घटता रहता है। तो अगर ऐसा होता तो हम तो क्या होते, कहीं पर भी जाकर ब्लास्ट हो जाते, फट जाते, क्योंकि प्रेशर को झेल नहीं पाते, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम झेल नहीं पाते और क्या होते, हम ब्लास्ट हो जाते, हमारी हर सेल क्या हो जाती, ब्लास्ट हो जाती। लेकिन हमारा जो वाटर है, हमारी सेल के अंदर जो वाटर है, इस ये क्या करता है, ये एनवायरमेंट प्रेशर को और कंप्रेशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेस का मतलब संपीड़ित, ठीक है ना, ये संपीड़ित नहीं होता, दबता नहीं है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या मदद करता है ये हमारी, इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट प्रेशर, प्रेशर को टॉलरेट करने में मदद करता है। एंड कंप्रेशन, प्रेशर और कंप्रेशन में, कंप्रेशर समझते हैं दबाव देना, ठीक है ना, प्रेशर दाब लगाना, और कंप्रेशन का मतलब होता है उसको और ज्यादा अधिक दबाव दे देना, ठीक है। तो दोनों ही चीजों को जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं, समझ में आया। बिकॉज ऑफ इट दिस, इन अर्थवर्म, जो हमारा केंचुआ होता है अर्थवर्म, वाटर एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन, वाटर उसके लिए एज ए हाइड्रोस्केलेटन होता है, क्योंकि एक तो वो धरती से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके थ्रू वहां पर चिपका रहता है, ठीक है, मिट्टी में वो दबा हुआ है, तो हर जगह का प्रेशर जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, मिट्टी के अंदर है तो वो प्रेशर भी उसके ऊपर काम कर रहा है, आप उस मिट्टी पे होकर गुजर गए तो वहां पर फिर से प्रेशर बढ़ गया, तो फिर वो प्रेशर भी वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट का प्रेशर भी काम कर रहा है केंचुए के लिए, मिट्टी के अंदर वो दबाव है वो प्रेशर भी काम कर रहा है, तो अलग अलग तरह के प्रेशर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी जो है अर्थवर्म जीवित रहता है। तो उसका कारण यही है कि वाटर जो होता है उसके लिए एज ए हाइड्रोस्केलेटन काम करता है। हाइड्रोस्केलेटन का मतलब होता है जल कंकाल, जल कंकाल का मतलब है कि जल जो है वो उसके कंकाल का कार्य करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो वाटर होता है वो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से उस कोशिका के ऊपर दबाव नहीं डालने देता, उस सेल के ऊपर दबाव नहीं पड़ने देता, या उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर दबाव नहीं पड़ने देता, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ वाटर काज वेरियस प्लांट मूवमेंट, जो वाटर होता है वो वाटर का लॉस, वाटर का पतन होना, और गेन वापस से उसको प्राप्त करना, ये प्लांट में जो मूवमेंट होता है चीजों का वो करता है। वाटर जो होता है, वाटर क्या करता है, वेरियस प्लांट मूवमेंट को करता है, जैसे कि स्टोमेटल मूवमेंट, जो जल रंध्र होते हैं उनका खुलना और बंद होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वाटर के मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। सिसमोन्स टी ऑफ माइमोसा लीव्स, जो छुई मुई की पत्तियां होती है उनके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है, मतलब वाटर के मूवमेंट की वजह से होती है, जल के मूवमेंट की वजह से होती है। और जल का जो मूवमेंट होता है वो टॉलरेट करता है प्रेशर को और कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर इज ए इनकम्प्रेसिबल। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है, तो वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, उसके ऊपर दबाव कम लगता है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है जो पास पास रखे हुए हैं वाटर के या किसी भी लिक्विड के, ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन बना हुआ है, जो अट्रैक्शन फोर्स इनके अंदर लगा हुआ है, उसकी वजह से इन दोनों का जो सरफेस होता है, इस वाटर का सरफेस देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये दोनों ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड वाटर जो होता है, ये एक टेंशन क्रिएट करता है, यानी कि तनाव पैदा होता है, इनके बीच में एक तनाव पैदा होता है, और उस तनाव की वजह से ये जो है इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इस तनाव की वजह से ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, समझ में आया बात। तो इसे ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को महसूस करने का एक तरीका सीधा सीधा है कि रबड़ बैंड होता है, चोटी बांधने का जो रबड़ बैंड होता है, जब आप उसको
एक्सपेंड करते हो, फैलाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है ना। ये रबड़ बैंड था छोटा सा, इस छोटे से रबड़ बैंड को जब आप खींचते हो, तनाव देते हो, तो ये एक निश्चित सीमा तक फैलता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो फैल रहा है ना, ये जो रबड़ बैंड एक्सपेंड हो रहा है, इसी को, ये जो एक्सपेंडेशन है इसका, वो एक तरह का सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है इसका। ठीक है, ये उतना एक्सपेंड होगा, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल था यहाँ पर, ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर का मॉलिक्यूल ये था, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये था। अब इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जैसे अट्रैक्शन अट्रैक्शन पैदा हुआ, तो ये अट्रैक्शन की वजह से यहाँ तक एक्सपेंड हो गया, और अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ तक एक्सपेंड हो गया। तो ये कहलाएगा इसका सरफेस टेंशन। ठीक है, बात समझ में आए, इसे क्या कहेंगे हम, सरफेस टेंशन। अब क्या होता है कि इस सरफेस टेंशन की वजह से, जब ये सरफेस टेंशन को हम कहाँ माप सकते हैं, ये माप सकते हैं हम केवल सरफेस के ऊपर। क्योंकि वाटर जो है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जो है कोई बीकर है या कोई कंटेनर है, और उस कंटेनर में आपने क्या कर रखा है, वाटर को भर रखा है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, फिल कर रखा है आपने पूरा इसको वाटर से। तो हम सरफेस टेंशन को केवल सतह के ऊपर माप सकते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ में नहीं माप सकते। अंदर की तरफ में किस लिए नहीं माप सकते, क्योंकि वहां तो इजी वे में जो है बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन सरफेस के ऊपर यहाँ पर एयर भी है, यहाँ पर एयर भी काम कर रही है, एयर भी फंक्शन कर रही है, और वाटर भी फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर एयर और वाटर के बीच में भी क्या बन जाते हैं, बॉन्डिंग हो जा रही है। तो ये जो एयर होती है, ये एक सिरे पर तो क्या होती है, जल के साथ में बॉन्ड बना रही है, और दूसरे सिरे पर जो है जल, मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाटर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये एयर जो होती है, ये इसके अंदर घुलती रहती है, अंदर की तरफ में जाती रहती है, मिक्सअप होती रहती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को मापने के लिए हमें इसके सरफेस की ही रिक्वायरमेंट होती है, अंदर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सरफेस को मापने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंगल से जब हम इसके सरफेस को, एक्सपेंडेड सरफेस को मापते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक लेंथ, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हुआ, इसकी लेंथ को जब हम मापेंगे, इस लेंथ को मापने का जो तरीका होगा हमारा, उस तरीके को ही हम बोलेंगे, मतलब उसी क्वांटिटी को, उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सरफेस टेंशन होता है, ये लेंथ में मापा जाता है, एल में। और ये जो एल होता है, इसको हम न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको नापा जाता है। इस ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इस फोर्स की लेंथ क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो है क्रिएट हो रहा है, इसकी जो लेंथ होगी, उस लेंथ को जो हम नापेंगे, उसी को ही क्या बोलेंगे, हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। बात समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में हम बात करेंगे अब आगे। ये तो फिजिक्स वाली भाषा थी जो मैंने आपको बताया, और तरीका भी बताया आपको कि कैसे हम सरफेस टेंशन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, एक रबड़ बैंड को आप एक्सपेंड करके देखिए, जितना एक्सपेंड हो जाता है, वो जितना पल जाता है, जितना लंबा खिंच जाता है, वो उसका सरफेस टेंशन है। एक निश्चित सीमा तक वो सरफेस टेंशन देगा, मतलब उसका तनाव बढ़ता रहेगा, और उसके बाद में वो टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सरफेस टेंशन रिजल्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सरफेस टेंशन होता है वो किसके कारण होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है ना, अट्रैक्शन वाला जो यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है, उसकी वजह से जो तनाव पैदा हो रहा है, जो फोर्स, जो दाब पैदा हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड, ये लिक्विड के मोलिक्यूल है, और इन लिक्विड के मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, एट द ओपन बाउंड्री सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, तो ये ओपन बाउंड्री पर ही होगा, नीचे की साइड में नहीं होगा, ये कहाँ होगा, ओपन बाउंड्री पर होगा, खुले में होगा। ठीक है ना, खुले में ही हम इसको माप सकते हैं, नीचे की तरफ में या क्लोज्ड जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर हम इसको माप नहीं सकते। सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड इज मेजर्ड बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसमें जो दाब है, जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लेंथ की यूनिट में मापते हैं। ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में मापते हैं, और उसे मापा जाता है न्यूटन प्रति मीटर में। न्यूटन क्या है, न्यूटन फोर्स की इकाई है, दाब की इकाई है न्यूटन, और मीटर किसकी इकाई है, मीटर है लेंथ की। ठीक है, एक्टिंग इन द सरफेस एट राइट एंगल, सही एंगल से जब हम इसको नापते हैं, टू एनी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर कोई सी भी एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी जाती है, उसके आधार पर इसको मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है।
विद रेफरेंस टू वाटर, वाटर की रेफरेंस में अगर हम बात करें, द वाटर मोलिक्यूल एट द एयर वाटर इंटरफेस, जहां पर वाटर मोलिक्यूल भी है और दूसरा एयर मोलिक्यूल भी है। एक तो वाटर मोलिक्यूल है, आप समझिए ये वाटर मोलिक्यूल है और ये एयर का मोलिक्यूल है, ठीक है। वाटर एयर वाटर इंटरफेस, अब ये क्या हो रहा है कि जो वाटर है, ये जो एयर है, ये एयर के मोलिक्यूल है, समझिए, और ये इधर जो है आपका वाटर के मोलिक्यूल है, इस तरह से, है ना, ये वाटर के मोलिक्यूल है, ठीक है। आर कंटिन्यूसली बीइंग पुल्ड, एक दूसरे की तरफ में खींचते हैं, इनटू लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड में ये इस तरह से घुलते रहते हैं, ड्यू टू कोएजन देन टू द गैस। देखो गैस में क्या होता है, कोएजन नहीं होता, जबकि वाटर में क्या होता है, कोएजन होता है। कोएजन का मतलब होता है संसर्जन, तो वाटर के मॉलिक्यूल में तो क्या होता है, संसर्जन, तनाव पैदा होता है, जबकि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके अंदर संसर्जन नहीं होने की वजह से वो ऊपर की तरफ में उड़ते रहते हैं, ठीक है। संसर्जन मतलब खिंचाव, एक तरह का खिंचाव होता है, वो नहीं है यहाँ पर, जबकि इसके अंदर एक खिंचाव होता है, कोएजन होता है। देन टू द गैस, है ना, गैस से ज्यादा खिंचाव होता है वाटर के अंदर, वाटर गैस फेज। ऑन द अदर साइड ऑफ द सरफेस, अब जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर आपने एक जो है कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर के अंदर क्या कर रखा है, आपने वाटर को भर रखा है। तो एक तरफ जो है, एक तरफ तो क्या हो रहा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कोहेजन जो है क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ही जो है गैस गैस के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में तो कोई कोहेजन है नहीं, तो वो इसके अंदर घुलते हुए जा रहे हैं, अंदर की तरफ में घुलते हुए जा रहे हैं, और इधर ये कोहेजन क्रिएट होता चला जा रहा है। तो इस वजह से जो गैस होती है वो इसके अंदर मिक्सअप होती रहती है, ठीक है। दिस अनइक्वल अट्रैक्शन, अब दोनों के बीच में अनइक्वल अट्रैक्शन है, गैस के बीच में तो कोई कोहेजन फोर्स है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा, जबकि वाटर के अंदर क्या कर रहा है, वाटर के अंदर कोहेजन फोर्स काम कर रहा है। तो दो जो ये अनइक्वल जो अट्रैक्शन है of water molecule tend to minimize surface area at air water interface। तो ये जो जब एयर जो है इस वाटर के इंटरफेस में आती है, मतलब जो वाटर के संपर्क में आती है, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे ये सब सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो ये जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, ये एक्सर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो अट्रैक्शन कम हुआ तो उस अट्रैक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। एक्सर्ट्स ए फोर्स, तो वहां पर जो सरफेस एरिया होता है वो क्रिएट हो जाता है ना, सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है ऑन द लेटर, ठीक है। बाद में जैसे ही दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों अनइक्वल फोर्स जो है जब साथ साथ आते हैं, तो फिर यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो क्रिएट हो जाता है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज रिलेटिवली हायर देन मोस्ट ऑफ अदर लिक्विड, तो जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, हायर होता है, ठीक है ना। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, यहाँ पर हाई होता है, दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरे जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अपेक्षा, एक्सेप्ट, अब इसमें अपवाद भी है, हाइड्रोजन का जो सरफेस टेंशन होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, एंड मोस्ट मेटल जैसे कि मरकरी, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फेज में रहता है हमेशा, ठीक है। तो मरकरी का भी जो सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है, और जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कराने में ये हमारा जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से जो है वाटर जमीन से खिंचता है और ऊपर की तरफ में निकल जाता है, फैसिलिटेड असेंट ऑफ सेफ इन हायर प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन वाली बात। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है आज का हमारा, वाटर एक्सपेंशन एंड डेंसिटी। देखो अभी हमने डेंसिटी की बात तो करी ली, अब वाटर के एक्सपेंशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर हैज ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड एट इट फ्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज। वाटर तो एक्सपेंड होता है, वाटर की तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी तो कम हो जाती है जब हम उसको फ्रीज करते हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो टेंडेंसी हो जाती है, टेंडेंसी होती है एक्सपेंडेशन की, है ना। मैंने क्या कहा कि डेंसिटी तो क्या होती है, लो हो जाती है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी तो डिक्रीज होती है और वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडेशन है, एक्सपेंडेशन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, किस पर, फ्रीजिंग पर, जब फ्रीज होता है तो। देयरफॉर आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर,
तो यही कारण है कि जो हमारा आइस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, एंड इट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ ओशियन, और यही कारण है कि वो ओशियन के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। जैसे ओशियन हुआ, लेक हुआ, रिवर हुआ, इनके ऊपर वो फ्लोट करता हुआ रहता है इन विंटर, एंड प्रोवाइड ए शील्ड टू लाइफ फ्रॉम ग्रोविंग अंडर नाइन्थ इट। मतलब जो लाइफ होती है अंडर वाटर के अंदर वो इससे प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है, शील्ड का काम करता है वहां पर सर्दियों के दिनों में। ऑन कूलिंग वाटर रीच इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 0.99973 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने की कोशिश करते हैं डेंसिटी टेम्परेचर को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे आप कम करते हो, कितना करते हो, 3.98 करते हो, तो जो डेंसिटी होती है उसकी वो घटने लग जाती है, और वाटर का जो एक्सपेंडेशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है एज द टेम्परेचर फॉल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो इसका जो है एक्सपेंडेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो घटती चली जाती है, वो हो जाती है 0.99841 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेन वाटर फ्रीजेस, जब वाटर फ्रीज हो जाता है, इट एक्सपेंड स्टिल फर्दर, ये लगातार बढ़ता रहता है, फॉर्मिंग आइस विद ए डेंसिटी ऑफ 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी घटती है और एक्सपेंडेशन बढ़ता है। दिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफन काज ब्रस्टिंग ऑफ वाटर पाइप इन विंटर। यही कारण होता है कि सर्दियों में जब पानी जमता है वाटर ट्यूब के अंदर, तो जो वाटर के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है ना। वाटर का जो पाइप होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी डेंसिटी तो घट रही है, लेकिन जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अब समझो इस ट्यूब के अंदर मान लो 500 ग्राम जो है वाटर भरता है, तो जब लिक्विड रहता है तो वो नीचे की साइड में, तरलता में तो वो नीचे की साइड में रहता है। लेकिन जैसे वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर जाने की वजह से वो एक्सपेंड होता है, अपने वॉल्यूम को क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंडेशन की वजह से जो पाइप होता है वो फट जाता है। तो क्या कारण है कि सर्दियों में पाइप फट जाते हैं, तो पाइप फटने का कारण होता है इसकी लो डेंसिटी एंड वाटर का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये था हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमने पढ़े फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे और फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।